अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमारे साथ हैं तलहा इसरार। और तलहा जो हैं वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं नस्ट मेन कैंपस से। और इनको यहाँ पे बुलाने के दो मकसद हैं कि एक तो इन्होंने मैट्रिक और एफएससी में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था, और दूसरा कि इन्होंने एंट्री टेस्ट की फील्ड में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है और इन्होंने मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ के टेस्ट दिए हैं, तो इनके पास मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ का एक्सपीरियंस है। अगर मैं इनका शॉर्ट इंट्रोडक्शन दूं तो ही इज़ फ्रॉम इस्लामाबाद, और इनका जो कॉलेज था वो फ़जाइया इंटर कॉलेज E9 था। और इनके मैट्रिक के स्कोर हैं 1062 आउट ऑफ 1100, और इनके एफएससी प्री इंजीनियरिंग में 1057 है आउट ऑफ 1100। और इन्होंने NET 2 में जो कि इंजीनियरिंग का था उसमें 169 मार्क्स स्कोर किया आउट ऑफ 200। और फिर इन्होंने NET 3 आर्किटेक्चर के लिए दिया था जिसमें इनके 151 मार्क्स हैं, जिसके कोरेस्पॉन्डिंग इनके इंजीनियरिंग में मेरिट नंबर 5 बना था लास्ट ईयर, और आर्किटेक्चर में इनका मेरिट नंबर 2 था। और अगर मैं इंजीनियरिंग की बात करूं तो इनका ओवरऑल एग्रीगेट 87.44 था, और जो कि कट ऑफ 75-74 में लाई करता है, और एक स्टूडेंट अगर 85 से ज़्यादा ले रहा है तो ही इज़ एक्स्ट्राऑर्डिनरी। और इन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग चूज़ की, ख्वाह कि इनका मैकेनिकल में भी एडमिशन आराम से हो जाता। प्यास का टेस्ट इन्होंने दिया था, और प्यास में इनका मेरिट नंबर 57 था, और जीकी में इनका मेरिट नंबर 5, और यूईटी का इन्होंने ई कैट दिया था, जिनमें अच्छा इनका 200 स्कोर था। और क्योंकि इनका यूईटी जाने का इरादा नहीं था तो वो रीजंस हो सकते हैं। सो तलहा, अगर आप कुछ ऐड करना चाहें अपने इंट्रोडक्शन में तो यू आर फ्री टू गो। अच्छा, तो मैंने एफएससी प्रेजेंटर कॉलेज कॉमर्स से की थी और मैंने मैट्रिक प्रेजेंटर कॉलेज इस्लामाबाद से की थी। ठीक है। और बाकी बाकी तो यही है। ये कोइंसिडेंस है कि मेरी एफएससी भी फजाई इंटर कॉलेज जना कैंप से है। ओह अच्छा, नाइस। हाँ, मैंने देखा था आपके उस पे। जी। सो इंटरव्यू के हमारे दो पार्ट्स होंगे, एक एफएससी के हवाले से होगा और एक एंट्री टेस्ट के हवाले से। तो अगर आप एफएससी के स्टूडेंट हैं तो आप ये पार्ट देख सकते हैं, अगर आप एंट्री टेस्ट के बारे में पूछना चाह रहे हैं तो आप ये पार्ट स्किप कर सकते हैं। तलहा, मुझे ये बताएं कि लोगों के अंदर ना एक परसेप्शन है कि जो स्टूडेंट टॉप कर रहा होता है, अव्वल तो सोसाइटी में वो आपको नज़र नहीं आता, सिर्फ आपको न्यूज़ में ही नज़र आता है। तो क्या खूबियां हैं जो एक नॉर्मल स्टूडेंट में और एक टॉपर में डिफरेंस क्रिएट करती हैं? आपको क्या लगता है? अच्छा, वैसे तो बेसिकली जो भी एक नॉर्मल स्टूडेंट है, टॉपर वही होता है। हर बंदे के अंदर एक टॉपर होता है। बस वो डिपेंड करता है आप उसे पॉलिश कितना करते हैं अपने आप को। तो टॉपर में मेरे ख्याल से खूबियाँ यही होती है कि बस वो इस बात को एहसास कर लेते हैं कि मेरे में वो कैपेबिलिटीज़ हैं कि मैं परफॉर्म कर सकता हूँ। वो इसी तरह जब उसे रियलाइज होता है तो वो मेहनत करता है, रोज का रोज काम करता है, और एक पॉइंट आता है कि वो खुद एक टॉपर बन जाता है। मे बी स्टार्ट में ऐसा से स्टूडेंट था, बाद में मार्क्स अच्छे आना शुरू हुए। पहले मैं पासिंग मार्क्स देता था, 4-5 के बाद इम्प्रूवमेंट आना स्टार्ट पासिंग हुआ। इस मार्क्स तरह 90 प्लस तो हर नहीं थे? बंदे के अंदर एक टॉपर होता है। पासिंग मार्क्स नहीं 90 नहीं, प्लस थे? पासिंग मार्क्स 90 प्लस नहीं थे, नहीं अच्छा। 40-50 पासिंग मुझे ये मार्क्स। बताएं कि आपने एफएससी के एग्जाम्स के लिए कोई एकेडमी वगैरह ज्वाइन की थी? नहीं, मैंने ना मैट्रिक में की थी ना एफएससी में की थी कोई भी ज्वाइन। ठीक है, दैट्स ग्रेट। और ये बता दें एफएससी के स्टूडेंट्स को कि आपने टाइम टेबल क्या बनाया था, मतलब रोज़ाना हर सब्जेक्ट अच्छा पढ़ते थे थोड़ा थोड़ा टाइम, या फिर आप हर दिन एक सब्जेक्ट करते थे और वो काफ़ी ज़्यादा कवर कर लेते थे और हफ्ते में एक सब्जेक्ट को एक दिन देते थे? अच्छा, नहीं, टाइम टेबल का इशू ये है कि आप टाइम टेबल बनाते हैं ना, आप उसे फॉलो नहीं करते। तो मैं ये करता था कि लाइक मैंने अभी जिस तरह आज कॉलेज गया हूँ तो मैंने 3 सब्जेक्ट 4 सब्जेक्ट पढ़े हैं। तो मैं आके बस उसका काम रिवाइज करता था। अब वो मुझे 3 घंटे लगते हैं या 1 घंटा लगता है, वो मेरे ऊपर है। तो इस तरह मैं करता था। इस तरह मुझे पता होता था कि मैंने ये काम कर लिया है, अब मैं इंजॉय कर सकता हूँ। अगर नहीं किया तो फिर मुझे पता है मैंने रात में बैठ के वो काम करना उसी दिन में जो दिन का काम। टाइम टेबल कोई नहीं, किसी दिन 3-4 घंटे, किसी दिन 2-3 घंटे, फिर फिक्स। तो वीकेंड्स पे क्या करते थे? वीकेंड पे एक तो कोशिश करता था कि जो हफ्ते में काम किया वो रिवाइज कर लिया सारा। एक दफा बस ऊपर ऊपर से देख लिया कि क्या पढ़ा था, क्योंकि ज़्यादा भूल जाता है सारा। तो और दूसरा वो है कि आपको अगर जिस तरह एग्जाम है तो एग्जाम से पहले से थोड़ी तैयारी, क्योंकि एफएससी में तो लोगों का ये होता है कि बस एक एग्जाम है। लेकिन अगर गौर से देखे जाए तो एक एग्जाम ही होता है। आपके स्टैंडअप्स हो रहे हैं, प्री बोर्ड्स हो रहे हैं, बायोमेट्रीज हो रहे हैं, तो वो सारे एग्जाम्स ही हैं। और अगर आप उनको सीरियसली दो तो एक तरह से अगर आप उसे बोर्ड का एग्जाम समझ के दो तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। उस तरह आपने जगह 3-4 दफ़ा बोर्ड कर दिया। तो मैं वीकेंड को उस काम के लिए यूटिलाइज करता था कि यार थोड़ा बोर्ड का पढ़ने में थोड़ी प्रैक्टिस करनी है, इस तरह।
अच्छा, आपका माइंड थोड़ा सा इंजीनियरिंग साइड पे है, तो मुझे बताएं कि जो बच्चे इंग्लिश और उर्दू और इस्लामियात पाक स्टडीज़ पढ़ते हैं तो ऑब्वियसली मेमोराइजेशन उनके लिए मुश्किल हो जाती है। तो आपने कैसे मेमोराइज की थी चीज़ें? क्योंकि एक अच्छा, मुझे भी टेक्निकल वो। स्टूडेंट के लिए मुश्किल हो जाता है कि वो चीज़ों को एज इट इज़ याद करे विदाउट नोइंग द लॉजिक। हाँ, तो बेसिकली ये इशू मुझे भी था जिस तरह बाकी सबको है। तो मैंने ये किया था कि मुझे आदत है मैं लिख के करता हूँ। तो जिस तरह पाक स्टडीज है, इस्लामिया था, तो उसको ऐसे से लिख लिया। अगर आप 3 दफ़ा 4 दफ़ा पढ़ चुके हो तो आपको वो याद हो जाती है। तो अगर रोज़ का रोज़ जिस तरह आज अगर मैंने 10 पेज पढ़े हैं तो मैं उनमें से मेन मेन चीज़ लिख लूँगा सारी। तो इस तरह मेरी एक अच्छी मेमोरी में कुछ ना कुछ रह जाता है। एग्जैक्ट वर्डिंग तो नहीं रहती, लेकिन एक कंसिडरेबल अमाउंट मेरे जहन में होती है। तो इस तरह लिख के मेरा ख्याल हो जाता है। तो फिर मल्टीपल टाइम्स आप सेम चीज़ को रिवाइज करते हैं तो एक पॉइंट आता है कि आपको वो चीज़ 80% याद हो जाती है। एम आई राइट? यस, एग्जैक्टली ऐसा ही है कि वीकेंड पे किया, उस दिन भी किया, एग्जाम से पहले भी किया, तो 3 दफ़ा तो हो गया। ठीक है। तो हमें ये बताएं कि आपने एफएससी के दौरान एनईटी की तैयारी की थी और एनईटी वन आपने क्यों नहीं दिया? नहीं, मैंने NET 1 दिया था, लेकिन मैंने वो तैयारी के बगैर दिया था। तो ठीक मैंने है। जब NET 1 दिया तो मेरे मार्क्स थे 136, तो वो बहुत ज़्यादा नहीं थे। तो फिर मुझे ये बात रियलाइज़ हुई कि एक गैप है जो मुझे इम्प्रूव करना है। तो फिर मैं ये करता था कि जिस तरह दिन एफएससी भी पढ़नी थी, उस टाइम पे हमें नहीं पता था कि एफएससी के एग्जाम्स कैंसिल होंगे। तो मैं रात को ना जब लाइक 9 बजे के आसपास 2 घंटे निकालता था और एनईटी का उस टाइम पढ़ता था। ब्रेक तो ले लेता था, लाइक सुबह के एफएससी का पढ़ा, फिर जो भी शाम को ब्रेक ली, फिर 9-10 बजे 1 घंटा 2 घंटा एनईटी पढ़ा। और लाइक जब छुट्टियां हो गई जब दरमियान में, तो उसमें फिर मैंने मेनली एनईटी पे छुट्टियों में पढ़ा। तो बेसिकली एफएससी में नहीं पढ़ा इस तरह से। ठीक है। और अगर केमिस्ट्री की बात करें तो जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जो रिएक्शंस हैं वो मुश्किल होते हैं एफएससी के स्टूडेंट्स के लिए। तो आपने उनको कैसे टैकल किया, क्योंकि एक मेजर पोर्शन आता है एग्जाम में वहाँ से? हाँ, तो उसमें बेसिकली ये है कि जो वो है, वो एक तो वो भी मेमोराइजेशन की चीज़ है। एक लेवल तक आप उसे समझ सकते हो। अगर आप वो समझ लेते हो तो आपको आसानी है। जिस तरह जो स्टार्ट के चैप्टर्स हैं, अगर आप उन्हें समझ लो, नेमिंग है या क्या चीज़ मिल के क्या बनाता है, तो अगर आप वो चीज़ समझ लेते हो तो फिर तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि आपको एक दफ़ा एक ओवरव्यू मिल गया है। लेकिन उसके उस पॉइंट से आगे आपको ऑब्वियसली एक पॉइंट है जहाँ रट्टा मारना, जिस तरह कैटलिस्ट है, आप उसे समझ नहीं सकते। तो वो रट्टा है, तो कुछ वही फिर उसमें ये आती है कि आप लिख के करो। तो बाकी ऑब्वियसली बार बार पढ़ने से काफ़ी हेल्प होती है। ठीक है। तो अगर उर्दू और इंग्लिश की बात करें तो आंसर्स काफ़ी प्रिसाइज लिखने होते हैं। आपने 3 to 4 लाइन्स की आपको मार्जिन दिया जाता है, पर आपके पास कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होता है। तो प्रिसाइजली कैसे लिखें अपने उस आंसर को कि आप 4 में से 4 मार्क्स से 3.5 स्कोर कर सकें? अच्छा, तो उसमें जो मैंने तरीका अप्लाई किया था वो एक तो ये था कि जब क्लास में टेस्ट होते थे तो मैं उसका आंसर लिख के आता था। तो मुझे आइडिया होता था कि जो मुझे मार्क्स मिलते थे तो मैं उससे जज करता था कि मेरा टीचर क्या एक्सपेक्ट करता है। बोर्ड में भी उसी तरह का बंदा होता है। तो एक तो मुझे वहाँ से आइडिया होता था कि मुझे क्या चीज़ मुझसे रिक्वायर्ड है। और फिर मैं ये करता था कि लाइक इस तरह एक आंसर है तो उससे एक रेलिवेंट चीज़ आपके चैप्टर में गिवन होती है, तो उसको ऐसे कोड कर दो। तो एक लाइन आपने वो कोड कर दी या 2 लाइनें, तो आपने एक प्रिसाइज आंसर दे दिया जो उसने मांगा हुआ था। तो मेरा ख्याल इस तरह का हो सकता है। इंग्लिश में भी सेम स्ट्रैटेजी, उर्दू और इंग्लिश में। सही है। और हमें ये बताएं कि 1 साल का होता है, 2 साल का होता है एफएससी, और उसमें आप मोटिवेटेड नहीं रह पाते। मतलब स्टार्ट में आपकी मोटिवेशन होती है, फिर डाउन हो जाती है सेंड अप से पहले। तो हर वक्त मोटिवेटेड कैसे रहते हैं? हर वक्त मोटिवेटेड तो ऑब्वियसली कोई नहीं रहता है, लेकिन उसमें ये होता है कि आपको जो पता हो कि आपने एक टारगेट सेट किया हो, आपको पता हो मैंने इसको अचीव करना है। तो आपको पता हो कि मैंने 2 साल बाद मेरे इतने नंबर मुझे चाहिए हैं। तो आप अपने आप को मोटिवेटेड रखते हो। और सबसे बड़ी मोटिवेशन बंदे की ये होती है कि उसको पता है उसके पेरेंट्स का उस पर काफ़ी उससे एक्सपेक्टेशन है। वो चाहते हैं कि वो एक अच्छे मार्क्स ले, अच्छी यूनिवर्सिटी में जाए। जब आपको पता है आपके पेरेंट्स की आपसे इतनी एक्सपेक्टेशन है, तो अपने आपको खुद ब खुद ज़्यादा मोटिवेटेड रखते हैं। अच्छा, एंड पे आप हमें बताएंगे फेडरल बोर्ड के साथ आपके एक्सपीरियंस कैसा रहा? फेडरल बोर्ड के साथ वैसे तो अच्छा एक्सपीरियंस है। थोड़ा मुश्किल बोर्ड है, लेकिन बाकी तो सब सही मिला है। ठीक है। कोई किसी सब्जेक्ट में इन्होंने मार्किंग टफ तो नहीं की हमारी तरह? हमारे टाइम पे तो हुआ था। कभी कभार होता है इस्लामियात में या पाक स्टडीज में मार्क्स वगैरह कम मिल जाते हैं, बाकी तो सही है। अच्छा, तो आप इस लाइन को जस्टिफाई करें कि इंसान को स्मार्ट
पढ़ना चाहिए या हार्ड पढ़ना चाहिए, मतलब हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क, इनमें से आप किसके कायल हैं? मेरा ख्याल है दोनों मिलके चलते हैं। लाइक एक लिमिट तक आपको हार्ड वर्क करनी पड़ती है, फिर स्मार्ट वर्क करना पड़ता है। ये नहीं कि बंदा कहे बस मैं स्मार्ट वर्क कर रहा हूँ, मैंने आधी बुक पढ़ ली आधी चॉइस पे छोड़ दी, तो वो स्मार्ट वर्क नहीं होता। तो उसे उसे एक हद तक हार्ड वर्क करनी पड़ती है और उससे आगे फिर वो स्मार्ट वर्क है। जैसे पूरा दिन बैठ के पढ़ना स्मार्ट वर्क नहीं है। पूरा दिन आपको पढ़ना चाहिए, लेकिन आप हार्ड वर्क करो और उसको स्मार्ट वर्क के साथ इंकॉर्पोरेट करो। मेरा ख्याल है दोनों साथ साथ चलती हैं। सही है। और जितने भी एफएससी के स्टूडेंट्स हमें देख रहे हैं या सेकेंड ईयर के स्टूडेंट, उनको अगर आप एक एडवाइस देना चाहें, मतलब तलहा जो कि अभी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं, वो बैक एंड पे अगर खुद ही अपने आप को एक एडवाइस देना चाहें एक साल पहले के तलहा को, तो आप क्या एडवाइस देंगे? मैं ये एडवाइस दूंगा कि ठीक है आप पढ़ो, लेकिन आप जब पढ़ो ना तो आप जिस तरह मैंने कहा मैं दिन रोज का रोज पढ़ता हूँ, तो आप अपने आप को एक ब्रेक दो, एक चीज जो आपको मोटिवेटेड रखे। जैसे मैं अपने आप को रखता था कि अगर मैं 2 घंटे पढ़ूंगा या 3 घंटे बाद ये चैप्टर मेरा खत्म होगा तो मैं ये गेम खेलूंगा या ये फन एक्टिविटी करूंगा। तो अपने आप को एक टारगेट दो, रोज का टारगेट दोगे तो रोज मोटिवेटेड रहोगे। और अगर टारगेट आपको बगैर अकम्पलिशमेंट के मिल जाए तो फिर मोटिवेशन तो खत्म होगी, वही गेम आप बगैर पढ़े भी खेल सकते नहीं, वो तो फिर फायदा है। हाँ हाँ ठीक कि है, आप खेल सकते हैं सुबह को, लेकिन फिर हाँ इसमें फिर फायदा कोई नहीं ना, आपने चीज कुछ नहीं किया। सही है। तो ये हमारे इंटरव्यू का सेकंड पोर्शन स्टार्ट हो रहा है, जिसमें हम मेनली डिस्कस करेंगे एंट्री टेस्ट, और जो कि मेजर टॉपिक भी है मेरे यूट्यूब चैनल का। सो जो पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है वो ये है कि एनईटी अटेम्प्ट्स के बारे में बताएं। तो वो मैंने स्टार्ट में भी बताया है और अभी भी मैं रिवाइज कर देता हूँ। एनईटी 1 में इनके 136 स्कोर था, एनईटी 2 में इनका 169 था जो कि इंजीनियरिंग में इन्होंने दिया था, और फिर एनईटी 3 में इन्होंने आर्किटेक्चर का टेस्ट दिया था, 151 थे, और इनका कॉरेस्पॉन्डिंग मेरिट नंबर 5 था इंजीनियरिंग में और मेरिट नंबर 2 था आर्किटेक्चर में। अच्छा, जो एक चीज़ मुझे डिफरेंट लग रही है बाकी जिन लोगों के मैं इंटरव्यू देता हूँ, वो ये है कि अब जिस स्टूडेंट के इंजीनियरिंग में इतने अच्छे मार्क्स आए हुए हैं वो आर्किटेक्चर को कंसिडर नहीं करता, और आपने प्रॉपर आर्किटेक्चर का टेस्ट दिया है वो भी एनईटी 3 में, तो इसके पीछे कोई स्टोरी तो होगी, वो प्लीज शेयर कर दें। अच्छा, तो बेसिकली स्टोरी है कि जब मैं एनईटी 2 दे के आया था तो ठीक मेरा पेपर अच्छा हुआ था। अच्छा, लेकिन मैंने इतने मार्क्स एक्सपेक्ट नहीं किए थे, तो मैंने टू बी सेफ एनईटी 3 में अप्लाई करना था। मैंने ये फैसला कर लिया था कि मैं एनईटी 3 दे रहा हूँ। तो जब आपको अगले दिन रिजल्ट आता है, तो अगले दिन रिजल्ट आया तो मेरे मार्क्स काफ़ी ज़्यादा थे। लाइक मैंने अपना अकाउंट लॉग आउट करके दोबारा लॉग इन किया, बाकी में मेरे मार्क्स हैं। तो जब आ गया मैंने क्योंकि फैसला कर लिया, मेरे पेरेंट्स सबको पता है कि आप एनईटी 3 देना है। तो अब जब मैंने अपने फादर से डिस्कस किया तो वो कहते हैं यार तुम्हारे नंबर आ गए हैं तो तुम एक नई चीज़ को एक्सपीरियंस करो। तुम्हें पता है तुम्हारे में अभी भी वीकनेसेस होंगी यकीनन, और वो वीकनेसेस बेसिकली मुझे पता है कहाँ की, वो इंग्लिश में मेरी वीकनेस है। तो अब आर्किटेक्चर के टेस्ट में इंग्लिश होती है, तो मेरा दिल चाह रहा था मैं एक ऐसा टेस्ट हूँ जो मेरे से रेलिवेंट भी हो और मैं एक नई चीज़ भी ट्राई करूँ। तो उसमें करीब 3 आता है आर्किटेक्चर, ठीक है, इसलिए मैंने आर्किटेक्चर का टेस्ट दिया। तो मेरा थोड़ा सा प्लान था कि मैं शायद आर्किटेक्चर में भी चला। सही है। थोड़ा सा प्लान मुझे बहुत थोड़ा लग रहा है क्योंकि आपके 169 मार्क्स एनईटी में तो मुझे नहीं लगता कि कोई स्टूडेंट स्विच करेगा इंजीनियरिंग से आर्किटेक्चर में महज इस वजह से कि उसके आर्किटेक्चर में अच्छे मार्क्स आ गए। वेल, द सेकंड क्वेश्चन इज के आपने प्यास में अप्लाई किया, जीकी में अप्लाई किया, यूईटी में अप्लाई किया, नेस्ट में अप्लाई किया, तो आपका हर यूनिवर्सिटी में हो जाता आराम से, वाई नेस्ट? अच्छा, तो इसका आंसर ये है कि एक तो बेसिकली बचपन से मैंने सिर्फ नस्ट का नाम सुना था। लाइक मुझे पता नहीं कब से नस्ट का नाम याद है, मुझे ये भी नहीं पता। तो एक बंदे के जहन में एक चीज होती है कि यार ये टारगेट है मेरा। तो मेरा मैट्रिक से पहले का था कि यार नस्ट एक जगह एक हाई चीज लगती थी कि यार ये जहाँ बड़े पता नहीं कौन लोग जाते हैं। तो एक तो वो जहन में बात थी। बाकी फिर जब सेकंड ईयर में आया तो सेकंड ईयर तक तो मुझे पता ही नहीं था कि यार यूनिवर्सिटी है। जब सेकंड ईयर में आया, जब एनईटी 1 दी, उसके बाद पता चला अच्छा प्यास है, यूटी है, जीकी है। तो फिर रिसर्च की, सबके टेस्ट वगैरह भी किया। लेकिन बंदे के दिल में होता है कि यार नहीं इस जगह जाना है, चाहे जो मर्जी हो जाए। तो इसीलिए फिर मैंने कहा कि एक बचपन से नाम सुना हुआ है, ब्रांड नेम है, तो इसलिए एक मोटिवेशन थी कि यार नस्ट ही जाना है। तो इस वजह से मेरा ख्याल है मैं नस्ट आया। अच्छा, तो नेस्ट ने एक्सपेक्टेशंस पे पूरी उतरी है नेस्ट आपकी एक्सपेक्टेशंस पे? हाँ, मेरी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई नहीं थी। मतलब
लाइक ऑब्वियसली मुझे पता है पाकिस्तान में जो हो सकता है उसके हिसाब से तो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। लाइक मेरे ख्याल में तो बेस्ट है, आपको क्वालिटी एजुकेशन भी मिली है, हर तरह के लोग भी मिले। तो मेरी फिलहाल तो खैर मैंने अभी तक ऑन कैंपस इंजॉय नहीं किया, लेकिन जितना किया है उसके हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि हाँ नस वो के अच्छी बारे में है, मतलब इट वाज आपकी लाइफ गुड। को डिटेल में डिस्कस करेंगे एंड पे, ठीक है? तो मेरे कुछ पर्सनल ठीक क्वेश्चंस है। भी हैं आपसे, क्योंकि सेम डिपार्टमेंट से हम लोग। अच्छा। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज के NET 2 जब आप लोगों ने देना था तो मुझे याद पड़ता है कि आप लोग डायलमा का शिकार थे कि बोर्ड के पेपर्स होंगे नहीं होंगे, होंगे तो कब होंगे। तो उस टाइम पे आपने रूटीन को कैसे मैनेज किया, मतलब NET और FSC को कैसे साथ साथ लेके चले? अच्छा, तो बेसिकली जब तक अनाउंस नहीं हुआ था ना कि बोर्ड के एग्जाम्स हो रहे हैं या नहीं हो रहे, तो उस टाइम तक ऑब्वियसली छुट्टियां तो हो गई थी। तो मैं ये करता था कि मुझे एफएससी, क्योंकि हमारे प्री बोर्ड चल रहे थे जब छुट्टियां अनाउंस हुई, तो मैं तैयारी कर रहा था बेसिकली एफएससी में, मतलब एक तरह से पूरी तैयारी थी मेरी। तो ठीक है। मैंने फिर ये किया कि मैं तैयारी सुबह के टाइम इसकी तैयारी करता था एफएससी की, और अब पूरा दिन तो बंदा एक चीज़ नहीं पढ़ सकता, तो जिस तरह फिर ब्रेक ली शाम को, और मैं वही रूटीन रखता था कि 1-2 घंटे लगाए और ये एनईटी का पढ़ लिया। लेकिन जिस पॉइंट पे छुट्टियां अनाउंस हो गया कि आपके पेपर नहीं हो रहे, तो उसके बाद से फुल ऑन बस एनईटी की तैयारी की। तो एक दफ़ा कंफर्मेशन आ गई कि एफएससी आपने नहीं करनी, मतलब करनी नहीं, मतलब आपके पेपर नहीं हो रहे, तो उस टाइम में मैंने कहा कि ठीक है, अब उसकी कंफर्म है, अब सिर्फ एक टारगेट रह गया, वो है एंट्री टेस्ट। तो फिर उस टाइम मैंने सारे एंट्री टेस्ट की तैयारी उसी टाइम शुरू कर दी, सही है। जैसे ही अनाउंस हुआ मतलब। आपने NET के लिए टाइम कैसे मैनेज किया? टाइम मैनेजमेंट का इशू होता? NET 1 में हुआ था, बहुत ज़्यादा हुआ था, बल्कि मेरे 10 MCQ तक रह गए थे। लेकिन क्योंकि मेरी असल में रीज़न ये थी, मुझे पता ही नहीं था कि एंट्री टेस्ट होता क्या है, मतलब किस तरह आपने करना है, आपने कैसे करना है। मैं तो एफएससी का स्टूडेंट था, तो मुझे आदत थी बस यार के एमसीक्यूज आते होंगे, जल्दी जल्दी कर लेंगे और सिंपल एमसीक्यूज होंगे। लेकिन जब टेस्ट दिया तो वो एक डिफरेंट सिचुएशन थी, पैनिक भी हुआ, टाइम मैनेजमेंट भी। तो पहले में तो मसला हुआ, लेकिन जब दूसरा दिया तो उस टाइम मैं अपने आप को तैयारी इस तरह करके गया था, मुझे पता है मेरे से टाइम मैनेज नहीं हुआ था, तो मैंने टाइम मैनेज करना, तो उसके लिए जो भी तरीके करो। NET 2 में कोई इशू नहीं हुआ था। अच्छा, NET 1 में आपके 136 आए, तो NET 2 या 3 में आपको डर 2 में डर लग रहा था कि 136 से ज़्यादा आएंगे या कम आएंगे? तो नर्व्स पे आपका जो मेजर कंट्रोल होता है वो कैसे किया आपने? अच्छा, तो NET 2 जब दे रहा था, तो एक तो ये कॉन्फिडेंस था कि इन केस अल्लाह ना करे नहीं भी होता, तो मेरे पास NET 3 पड़ा था बैकअप पे। ठीक है। लेकिन फिर भी मेरा तो यही था कि क्योंकि NET 2 और 3 में कोई गैप नहीं है, ज़्यादा 1 महीने का गैप है, तो मैं तैयारी, मुझे मतलब कोई खास इंप्रूवमेंट नहीं आ सकती, और NET 3 सुनना थोड़ा मुश्किल होता है। तो फिर मैंने ये किया कि मैं तैयारी इस तरह करके किया था, जैसे अब हमें पता है कि टाइम का इशू आता है कि आपसे एमसीक्यू जल्दी सॉल्व नहीं होगा, तो मैं उसके हिसाब से ट्रिक्स करके गया हुआ था कि मुझे कैसे पता है कि फटाफट एमसीक्यू सॉल्व कैसे करना है। तो मुझे एग्जैक्टली पता था कि इस चीज़ को इतनी देर में करना है, इसको इतनी देर में करना है। तो जब आपको एक प्लानिंग से गए हो ना, तो आपको फिर चीज़ें एक्सपेक्टेडली होती हैं। तो एनईटी जब आप एक प्लान के बगैर जाओगे ना, जिस NET 1 में मैं गया था, तो मुझे यही नहीं पता था कि इस पोर्शन पे इतना टाइम देना है, इस पोर्शन में इससे ज़्यादा टाइम लगेगा मुझे। तो अगर आप प्लान करके जाओगे तो आपको कोई इशू नहीं होगा, आप अगर एक प्रॉपर तरीके से जाओगे। अगर ऐसे ही चले जाओगे फिर बहुत सारी issues होंगे। सही है। और द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आपने FSC के लिए तो एकेडमी ज्वाइन नहीं की थी, तो क्या एंट्री टेस्ट के लिए भी आपने एकेडमी ज्वाइन नहीं की? नहीं, एंट्री टेस्ट में भी नहीं की थी। दैट्स ग्रेट। और ये बताएं कि FSC की बुक्स के अलावा आपने कौन सी बुक्स कंसल्ट की थी, अगर की थी तो? प्रैक्टिस बुक्स वगैरह? अच्छा, तो सबसे पहले तो अच्छा, मैंने काफ़ी सारी की थी। सबसे पहले तो मैंने पंजाब की बुक्स की थी, क्योंकि जो हमारी फेडरल की बुक है वो मैथ्स की छोड़ के बाकी फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों डिफरेंट है, तो वो दोनों बुक्स एक तो की थी। उसके अलावा फिर प्रैक्टिस की ज़रूरत थी, तो मैंने किप्स की बुक्स यूज़ की थी। उसके अलावा डोगर की एक बुक है, डोगर ई कैट, वो यूज़ की थी। बाकी बहुत सारे एमसीक्यूज रैंडमली पड़े हुए थे, तो वो उठा के वो सारे किए थे। तो किप्स की बुक मेनली की थी मैंने, जो जो मेन बुक की थी। अच्छा, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज के सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन में आपने मैथ्स की तैयारी कैसे की थी? आवाज़ आ रही है अच्छा, आप? तो मैंने मैथ्स को तैयार इस हाँ, हमारी दीजिए बारी। अच्छा, तो मैंने मैथ्स को इस तरह तैयार किया था कि भाई मुझे पता था कि मैथ्स के एमसीक्यूज आप 1 मिनट में सॉल्व नहीं कर सकते बाय यूजिंग द कन्वेंशनल मेथड्स। तो फिर मैंने जो इधर-उधर रिसोर्सेज वगैरह सबसे पहले तो ट्रिक्स सीखी थी। जैसे बहुत सारी ट्रिक्स हैं, आपके चैनल पे भी हैं, कि आप जैसे बैक सॉल्विंग करना होता है, ये इस तरह की ट्रिक्स।
तो सबसे पहले तो मेरा गो टू ये था कि मैं इस तरह की जो बेसिक ट्रिक्स है, जैसे बैक सॉल्विंग है या वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखते हो, तो सबसे पहले तो वो सीखी थी। उसके बाद फिर उसके बाद मैंने तैयारी शुरू की कि किप्स की बुक जैसे ली और प्रैक्टिस शुरू कर दी। तो जब मैं प्रैक्टिस करता था तो मैं यही ध्यान में रखता था कि मैंने ट्रिक के ज़रिए एमसीक्यू सॉल्व करना, मैंने नॉर्मल तरीके से नहीं करना। क्योंकि मैं एमसीक्यू को सॉल्व इस तरह करता था कि एक एमसीक्यू है तो मुझे अंडर 1 मिनट करना है, चाहे मैं घर पे बैठा हूँ। तो वहाँ से एक आदत डल गई कि अच्छा इस तरह मैंने एक ट्रिक के ज़रिए एमसीक्यू कैसे सॉल्व करना है। और इस आदत को जब बार-बार प्रैक्टिस की, बहुत सारी बुक्स की, तो एंड पे मैं जब फाइनल तैयारी कर चुका था तो मुझे खुद ब खुद ट्रिक्स बनानी आना शुरू हो गई कि इस एमसीक्यू में इस तरह ट्रिक लग सकती है या आप इस तरह एमसीक्यू के गिल्ड से आंसर निकाल सकते हो। तो मेरी तैयारी मेनली मैथ्स की ट्रिक्स थी मेनली, और कंसेप्ट से, फार्मूलाज से और ट्रिक्स थे बस। अच्छा, यही सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन को अगर हम एक्सटेंड करें तो फिजिक्स आता है, फिजिक्स की तैयारी कैसे की थी और आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है कि फिजिक्स में न्यूमेरिकल पोर्शन ज़्यादा आता है या फिर थ्योरेटिकल पोर्शन? अच्छा, तो फिजिक्स में ये है कि फिजिक्स का एक जनरल बात है कि फिजिक्स मुश्किल आती है एनईटी की, और उसमें बिल्कुल। डिफरेंट एनईटीज में मैंने डिफरेंट देखे हैं। एक में न्यूमेरिकल ज़्यादा थे लेकिन दो में न्यूमेरिकल्स लाइक 1/3 थे। तो एक तो चीज़ ये थी, तो मैं जब मैंने एनईटी 1 दिया था तो मेरी तो तैयारी नहीं थी, तो मुझे लेकिन ये आइडिया हो गया था कि एमसीक्यू आ रहा है का कंसेप्चुअल, और लाइक बुक की लाइंस आती हैं लोग कहते हैं, लेकिन वो एक लिमिट तक आती है, बहुत ज़्यादा नहीं आती। तो मैंने फिर जब तैयारी की थी तो मैंने फुल कंसेप्चुअल तैयारी की थी। मैं जब भी एमसीक्यू सॉल्व करता उसकी पूरी एक्सप्लेनेशन पढ़ता था। तो मैंने बेसिकली एक्सप्लेनेशन बेस्ड तैयारी की थी। फिर एमसीक्यू गलत होता था मैं उसे डायरेक्ट गूगल पे सर्च करता था, एक आंसर आता था, दो आते थे। जब आप एक वेबसाइट खोलोगे तो बहुत सारी एक्सप्लेनेशन आती हैं, तो उधर से कंसेप्ट बनता था। तो मैंने उस तरह तैयारी की फिजिक्स। सही है, मतलब फिजिक्स के लिए आपने मेनली इंटरनेट को भी कंसल्ट किया है बिसाइड योर प्रैक्टिस बुक्स या टेक्स्ट बुक। ठीक है। नेक्स्ट इज केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री हाँ को जी बिल्कुल। इग्नोर कर दिया जाता है, तो केमिस्ट्री की तैयारी की थी आपने? अच्छा, तो केमिस्ट्री का ये सीन है कि केमिस्ट्री में बेसिकली जो एमसीक्यूज आते हैं वो डायरेक्ट यूजुअली पीटीबी के बुक से डायरेक्ट ही आ रहे हैं। तो मेरा तो यही गो टू था कि क्योंकि मुझे पता है मैं इतनी सारी चीज़ें याद नहीं रख सकता, तो मेरा मेन फोकस भी मैथ्स और फिजिक्स पे था। तो मैंने बस एक दफ़ा पीटीबी की बुक अच्छे से पढ़ ली थी बस। बाकी प्रैक्टिस वगैरह कोई खास नहीं की थी, क्योंकि मैंने बताया वो रट्टा बेस्ड है। तो अगर आप एक दफ़ा समझ लो थोड़ा सा कि जो भी जो समझने की छोटी मोटी चीज़ें, वो इस तरह रिएक्शंस का क्या तरीका होता है और नेमिंग वगैरह किस तरह होगी, बस वो कर लो तो मेरा ख्याल है काफ़ी है, क्योंकि 30 मार्क्स हैं तो डजंट मैटर। सही है। नेक्स्ट है इंग्लिश, और इंग्लिश वैसे ही मेरी भी वीक है और मैंने ज़्यादातर लोगों को देखा है। इनफैक्ट अहमद के भी आई गेस 14 मार्क्स आउट ऑफ 20, तो आपके कितने थे इंग्लिश में? तो मेरा ख्याल है मेरे 14 थे। सेम, 14-15 से ऊपर मैंने बहुत कम लोगों को देखा है। तो इंग्लिश की तैयारी मैं तो रेकमेंड करता हूँ कि आप बस बेसिक चीज़ें रिवाइज करके चले जाएं, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, सेंटेंस कंप्लीशन, कॉम्प्रिहेंशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स या फिर एनालॉजी, तो वो आपके 10-12 नंबर आ जाते हैं, इतने काफ़ी होते हैं। तो इस पे आप क्या कहेंगे, कोई चीज़ ऐड करना चाहें? मैं आपसे टोटली एग्री करता हूँ कि इसी तरह करना चाहिए, क्योंकि उसमें जो काफ़ी सारी चीज़ें वो बेसिकली है ही रट्टा, क्योंकि जो भी चीज़ें मेन आ रही है वो रट्टा है। तो अगर आप वो टाइम उधर लगाने के बजाय इंग्लिश की पे लगाने के बजाय मैथ्स पे या फिजिक्स पे लगा लो, तो मेरा ख्याल है वो ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि वो सिर्फ 20 एमसीक्यूज है कंपैरिजन टू 140 एमसीक्यूज है मैथ्स और फिजिक्स। तो मेरा नहीं ख्याल उस पर आपको ज़्यादा टाइम लगाना चाहिए, इंग्लिश पे तो फास्ट टाइम लगाने की जरूरत है। और लास्ट वन, आईक्यू, माय फेवरेट, इसके बारे में क्या कहेंगे? अच्छा, आईक्यू का मैं ये कहूँगा कि वैसे तो आईक्यू हर बंदे का इंडिविजुअल अपने ऊपर होता है कि आप कैसे करें, और इतना मैटर भी नहीं करता, क्योंकि अगेन 10 एमसीक्यूज है। लेकिन 2-3 वीडियोस हैं यूट्यूब पे, आपकी भी कुछ है जनरल वीडियोस भी काफ़ी 2-3 हैं लोगों की, फिर किस तरह के एमसीक्यूज आ रहे हैं, जिस तरह कोडिंग डिकोडिंग वगैरह में या डायरेक्शन बेस्ड हो गए, तो एक दफ़ा बस वो गो थ्रू कर लो, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो, कहीं से भी काफ़ी है। मेरा क्वेश्चन ये है कि नेस्ट का मेरिट नंबर 5 बन के आपको कैसा लग रहा मैट नंबर 5 बन के अच्छा लग रहा है। स्टार्ट में तो बहुत अच्छा लगता था, लोग कहते थे मैट नंबर 5 है, मैट नंबर 5 है, लेकिन फिर आके एकदम से थीटे और है? पता हाँ, नहीं क्या क्या कहते थे। एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ जाती है ना कि मेरिट नंबर 5 है, अब इसमें मार्क्स हाँ अच्छे लेने हैं, और फिर रिलेटिव ग्रेडिंग में जो अच्छे मार्क्स हाँ लेता है फिर उसको चंद खूबसूरत अलकाबात से नवाजा भी जाता है। हाँ हाँ जी बिल्कुल। तो इसलिए थोड़ा ठीक है, मतलब अच्छी फील आती है कि आप मैट नंबर 5 हो, लेकिन उसके साथ एक्सपेक्टेशन बहुत सारी आती हैं लोगों की, आपके पेरेंट्स की, सब।
अच्छा, तो बचपन से ही सोचा था कि इंजीनियरिंग करेंगे, या फिर सोसाइटी ने दिखाया कि भाई अगर लड़का हो तो इंजीनियरिंग में ज़्यादा स्कोप है और लड़की हो तो डॉक्टर में ज़्यादा स्कोप है, तो इस वजह से आप इंजीनियरिंग में आगे फिर आपने एक्सप्लोर की इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या सिविल, या फिर आपको शौक किसी और फील्ड का था? अच्छा नहीं, मुझे मेरे जो पेरेंट्स थे वो थे कि आप मेडिकल करो। जब मैंने मैट्रिक की ना तो मैंने बायोलॉजी में की थी, अच्छा तो अच्छा। मुझे उन्होंने कहा कि तुम मेडिकल करो। तो मैंने उस टाइम मुझे एक फील है कि यार इट्स नॉट मेंट फॉर मी, तो मैंने उनसे कह दिया कि नहीं मैं नहीं कर रहा। मैंने क्लीन कह दिया कि मैं मेडिकल नहीं कर रहा, मैंने इंजीनियरिंग रखी। तो इंजीनियरिंग का जहन तो वहां से बन गया कि मैंने इंजीनियरिंग करना है। ठीक है। बाकी फिर इलेक्ट्रिकल में आने की वजह तो एक अलग है कि उस साइड में तो इंटरेस्ट हो रहा था। तो ठीक है। और इलेक्ट्रिकल में क्या चीज़ एक्साइट करती है आपको? एक्साइट असल में मुझे शौक था सॉफ्टवेयर साइड पर, प्रोग्रामिंग वगैरह का। लेकिन उसमें यह था कि प्रोग्रामिंग एक ऐसी चीज़ है जो आप खुद भी सीख सकते हो। हम्म। तो मेरे अब्बू इस उस ओपिनियन के थे कि तुम सॉफ्टवेयर खुद सीख सकते हो, तुम्हें शौक है तो तुम एक ऐसी फील्ड रखो जो तुम खुद नहीं सीख सकते। तो उसमें बिल्कुल। जो सबसे रेलिवेंट फील्ड आती है वो आती है इलेक्ट्रिकल, वो सॉफ्टवेयर से लिंक्ड भी है। तो बाकी सर्किट्स का भी थोड़ा बहुत शौक था, तो इसलिए फिर मैंने कहा ठीक है इलेक्ट्रिकल से। अच्छा, शौक पूरा हुआ है, एलसीए ने शौक पूरा किया? हाँ, शौक बहुत ज्यादा पूरा हो गया। हाँ, अभी तो स्टार्ट है। अच्छा, फ्यूचर गोल्स क्या हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करके? फ्यूचर गोल्स मेरा तो वैसे अपना स्टार्टअप का है, तो बहुत बड़ी बात है स्टार्टअप बनाना। लेकिन प्लान तो ये है कि एक स्टार्टअप होना चाहिए। सही है। अच्छा, यूनिवर्सिटी लाइफ कैसी एक्सपेक्ट कर रहे थे और कैसी है? अच्छा, तो यूनिवर्सिटी लाइफ वैसे तो जैसी एक्सपेक्ट की थी वैसी तो है नहीं है। मतलब काफ़ी डिफरेंट इन्वायरमेंट है, जिस तरह आप एक्सपेक्ट करके आते हैं और जिस तरह का होता है। लेकिन काफ़ी डाइवर्स किस्म के लोग हैं, हर तरह का बंदा आपको देखने को मिलता है। बहुत चिल से लेके बहुत सीरियस किस्म का बंदा, मतलब हर तरह का बंदा आपको नजर मिलता है। तो मेरा ख्याल है अच्छी अच्छी लाइफ है कैंपस में। ज़्यादा देखने को तो नहीं मिली, लेकिन जितनी मिली वो अच्छी मिली। हाँ, आप लोगों को तो वाकई ज़्यादा, बल्कि कुछ भी देखने को नहीं मिला, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में हमें याद है ओरिएंटेशन, हमारे 5 दिनों की ओरिएंटेशन थी, उसमें हम लोगों ने नस के सारे रंग देख लिए थे। उसके बाद हर हफ्ते में 2-3 मेन इवेंट्स होते थे, फेस्टिवल्स होते थे, कार्निवल्स होते थे, और वो उसमें ना आप पहले ही सेमेस्टर में तकरीबन आपकी जान पहचान हो जाती थी लोगों से। इधर तो आप लोग अपने क्लास फेलो से नहीं मिले हुए अभी तक, तो ये उस बात बुरा लगता है, मुझे बुरा लगता है कि बच्चों को एक्सप्लोर नहीं करने दिया गया चीज़ें। और अभी जब हालात बेहतर हो रहे हैं तो वी होप के सेग्रीगेशन ख़त्म हो जाए और इवेंट्स की इजाज़त मिल जाए। मैं भी बहुत बुरा लगता है कि हमें कोई कुछ एक्सप्लोर करने का मौका ही नहीं मिला। हम्म। अच्छा, बिसाइड स्टडीज़ आपकी क्या क्या हॉबीज़ हैं? अच्छा, बिसाइड स्टडीज मेरी वैसे बहुत सारी हॉबीज हैं। जैसे मुझे बुक रीडिंग का शौक है, स्विमिंग का शौक है, हॉर्स राइडिंग करता रहा हूँ। उसके अलावा प्रोग्रामिंग का तो बहुत शौक है। वैसे पढ़ाई में काउंट नहीं करता, लोग करते हैं हमारे। तो ये सारे शौक हैं। बाकी गेमिंग का काफी शौक है, बहुत गेमिंग की है, हर किस्म की गेम खेली है। ई तो गेमिंग? मेरे बहुत सारे शौक है इस तरह। ई गेमिंग की है ज़्यादा? हाँ, ई गेमिंग मतलब जिस तरह ये कॉल ऑफ ड्यूटी हो गई या पबजी हो गई। हाँ सही है। अब मैं देख रहा हूँ कि ट्रेंड चेंज हो रहा है, अब जो ज़्यादा स्टडीज़ में अच्छे लोग हैं वो एक्स्ट्रा करिकुलर चीज़ों की तरफ आ रहे हैं। अच्छा, लास्ट में अगर आप कुछ कहना चाहें हाँ जी, तो ऑडियंस को, यू आर फ्री टू गो। मैं यही कहना चाहूंगा कि जो करें, मैं ये तो यही कहूंगा कि जो करें एंजॉय करके करें। पढ़ाई भी करें तो उसे एंजॉय करके करें। डजेंट मैटर आपका क्या नंबर आ रहे हैं, क्या ग्रेड्स आ रहे हैं। आप उसे एंजॉय करके करोगे तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। वैसे भी मार्क्स डोंट मैटर। आई होप कि ये जब मैं मीटिंग एंड करूँ तो मेरे पास सही सलामत इसकी रिकॉर्डिंग हो, क्योंकि मेरे साथ नहीं हुआ कभी पहले। तो खैर, मैं टेक्नोलॉजी पे पूरा ईमान रखता हूँ, तो अगर ये शो कर रहे हैं कि रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ये रिकॉर्ड कर रहा होगा। अच्छा, मैं हाँ जी, लास्ट में जनरल क्वेश्चन पूछूं अपने जनरल नॉलेज के लिए, कैसा रहा फर्स्ट सेमेस्टर? सेमेस्टर थोड़ा टफ था। मतलब पहली दफा एफएससी से आया तो एकदम से चीजें हैंडल नहीं हुई। यही समझ, पहले महीना तो समझ नहीं आया कि पढ़ना क्या चाहिए। मतलब स्टार्ट में तो लगता था बहुत आसान है, लेकिन हाँ, बुक्स खोलो एक तो महीने बुक्स ही बाद इतनी आइडिया हुआ। मोटी होती हैं, इतनी बड़ी बुक्स होती हैं कि इंसान सोचता है नहीं बुक से नहीं आएगा, टीचर इतने जालिम नहीं हो सकते तो स्लाइड से ही आएगा, तो इंसान स्विच करता है स्लाइड्स पे, और वो फिर पेपर में पता चलता है नहीं यार बुक से तो आया है।
हाँ, बिल्कुल ऐसे ही सीन हुआ कि कुछ समझ नहीं आई कहाँ से करना है क्या करना है, बस जो सी चीज समझ आई पढ़ ली, चले गए स्लाइड्स देखी। स्लाइड्स में भी इजी चीजें होती हैं, असल में थोड़ी टफ होती हैं, आपको खुद बहुत पढ़ना पड़ता बाकी जीपीए वगैरह ठीक आ जाएगा ना? है। उम्मीद तो है इंशाल्लाह अच्छा आएगा, ठीक है। नहीं इंग्लिश इंग्लिश को छोड़ के, इंग्लिश और इस्लाम। यार इंग्लिश, अहमद अहमद का भी यही वो था, शिकवा था कि इंग्लिश में ही उसका बी प्लस था, बाकी तमाम में उसका ए था। क्यों, इंग्लिश में क्या बने? हाँ, अभी वैसे इंग्लिश में मार्क्स नहीं है, लेकिन मुझे ज्यादा मार्क्स की उम्मीद भी नहीं है, क्योंकि वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बंदा नहीं कर सकता खुद से। हाँ। मतलब आपको आती है तो आती है, नहीं आती तो नहीं आती। तो ये हमारा इंटरव्यू था तलहा के साथ। और मैं इस तरह दोबारा, जैसे मैं लास्ट ईयर्स में इंटरव्यूज़ लेता रहूँ, मैं उसको रिवाइव करना चाह रहा हूँ। तो इस साल मैं एक एक्स्ट्रा चीज़ ऐड करना चाह रहा हूँ कि जो फ्रेशमैन के अलावा लोग हैं नेस्ट के, जिन्होंने अचीव किया हुआ है, या सेकंड थर्ड या फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, उनका भी एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूं। और तलहा के सोशल मीडिया हैंडल्स अगर ये मुझे इजाज़त दें तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग इनसे कांटेक्ट डायरेक्ट भी कर सकते हैं अगर ये आपको जवाब दे दें तो। बाकी अगर आपका कोई क्वेश्चन मेरे लायक है तो जी जी, आप कमेंट बिल्कुल सेक्शन बिल्कुल। में बता सकते हैं, और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप पहली दफ़ा ये चेहरा देख रहे हैं तो आप प्लीज़ चैनल विजिट कर लें, क्योंकि उस पर काफ़ी कंटेंट पिछले 2 सालों से अपलोड हो रहा है जो कि आपके लिए हेल्पफुल होगा। सो थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।